everyone, this is Twinkle Soni. Welcome back you again to my channel FIM Adventure. फिर से नेक्स्ट वीडियो और सॉल्यूशन कॉलिगेटिव के ऊपर. लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ाया था. आई गेस हाँ, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ही पढ़ाया था और क्वेश्चन भी कराए थे और मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था. अगर आपको लास्ट वीडियो पता ना चले तो ये पार्ट 14 है. आप सर्च करें FIM एडवेंचर और डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट पार्ट 13 आपको मिल जाएगा. ठीक है ना. सो सब्सक्राइब करें, लाइक करें इसको अगर पसंद आई तो मैंने जो क्वेश्चन वहाँ पर छोड़ रखा था आप लोगों को डिस्कस करने के लिए, ठीक है, मैं उस क्वेश्चन के ऊपर अभी आती हूँ फटाफट. और पहले मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस कर देती हूँ और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगी. ठीक है. आज ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग पढ़ लेंगे. बढ़िया सा वाइट कलर ले लेती हूँ यहाँ पे. ठीक है. आई होप इट्स लुकिंग गुड. ओके. सो a solution of urea in water has a boiling point of 100.13 डिग्री सेल्सियस. क्वेश्चन यहाँ पर मैं फिर से लिखना तो नहीं चाह रही थी बट जिन लोगों ने पार्ट 13 नहीं देखा है, ठीक है, उनकी कनेक्टिविटी बनी रहे इसीलिए मुझे यहाँ पे क्वेश्चन लिखना पड़ेगा. A solution of urea has boiling point 101 नहीं 100.13 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन. कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन. आई होप यू आर गेटिंग मी. सो इसका सोल्यूशन बनाते हैं. पहले मैं इसका आंसर बता देती हूँ सो दैट जिन लोगों ने भी इसे कैलकुलेट कर लिया है वो लोग सेटिस्फाई हो जाएं. इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट आता है वो आता है TF इक्वल टू माइनस 0.046 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. दिस इज द आंसर, इसका आने वाला आंसर. अब जिन लोगों का आ गया है तो भाई बधाई हो और जो नहीं आया है तो फिर मैं इसका सोल्यूशन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ. ध्यान दें, देखें कि क्या गड़बड़ हुई है. ठीक है. सो मुझे क्या दिया हुआ है देखो. अ सोल्यूशन ऑफ यूरिया हैज बॉइलिंग पॉइंट. मुझे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें गिवन है मैं पहले यहाँ पे वो लिख देती हूँ. ठीक है. गिवन जो है मुझे है सोल्यूशन ऑफ यूरिया दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ यूरिया दैट इज TBS विच इज 100.13 डिग्री सेल्सियस. सभी को TB नॉट पता होता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट विच इज 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. सो डेल्टा TB मुझे यहाँ से मिल जाएगा विच इज TBS माइनस TB नॉट जो कि 0.13 आ जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो उसी सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट भी दी हुई है और उसी सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट भी निकालनी है. तो ऑब्वियस सी बात है भाई, दोनों ही केसेस में मोलालिटी जो रहेगी वो सेम रहेगी. ठीक है. मोलालिटी सेम रहेगी दोनों ही केसेस में. हाँ, KF के भी अलग रहेगा. मैंने वैल्यू आपको कल दी थी. ठीक है. और अगर नहीं भी दी थी तो आपको KF के भी पानी का पता होना चाहिए. मैंने आपको कल भी बहुत चीख के बताया है कि भाई KF के भी पानी का पता होना ही चाहिए. ठीक है. कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज है. फॉर्मूला लगा दो. डेल्टा TB इक्वल टू, अब यूरिया है तो I फैक्टर हो जाएगा 1 I KB इंटू मोलालिटी और एक डेल्टा TF इक्वल टू I KF इंटू मोलालिटी. और इन दोनों को क्या कर दो बेटा, रेशो ले लो इसका. ठीक है. या मोलालिटी को आप इक्वेट भी कर सकते हो, दोनों बातें कर सकते हो. यहाँ से I फैक्टर तो 1 हो जाएगा, मोलालिटी सेम हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. डेल्टा TB निकाल रखा है मैंने विच इज 0.13. डेल्टा TF मुझको पता नहीं है. KB का वैल्यू है 0.52 डिवाइडेड बाई 1.86 इस तरीके से. ठीक है. अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे डेल्टा TF निकाल लूँ सो डेल्टा TF मेरा आ जाता है 0.046 जो कि सॉल्व करने के बाद आ जाएगा, है ना. और इसके बाद अगर मैं डेल्टा TF निकालूँ, मतलब TF निकालूँ जो कि बेसिकली मुझे TF निकालना था, तो मैं TF निकालते हुए क्या करती हूँ, उसको 0 से माइनस कर देती हूँ. ठीक है ना. सो डेल्टा TF मेरा हो जाएगा TF नॉट माइनस TFS क्योंकि TF नॉट बड़ा होता है 0 माइनस TFS और दिस इज 0. आई थिंक ये 0.46 आता है. 0.046 नहीं आता है. पता नहीं क्यों मुझे ऐसे बहुत ज़ोर से लग रहा है कि ये वाली चीज़ की जो वैल्यू थी मेरे पास गलत दी हुई थी या मैंने गलत देख ली है. एक बार देखते हैं इसको क्या है. खैर यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं. इट्स नॉट अ बिग थिंग. 13 को 4 से 52 से चला जाएगा, ये 4 से चला जाएगा. ठीक है.
एंड देन 4 को 186 अगर मैं देखूँ तो 46 4 हो जाएगा, 6 4 24 हो जाएगा, 18 184, हाँ 0.46 आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। ये 0.46 आना चाहिए, 0.46 आना चाहिए, और यहाँ पर भी आंसर 0.46 होना चाहिए। सो ये डेल्टा टी एफ आ जाएगा 0.46, करेक्ट कर लेना तुम लोग भी। सो मेरा जो टी एफ एस आता है बेटा, ये आता है -0.46 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। आप केल्विन में भी ले सकते हो, पर केल्विन के लिए यहाँ तुम्हें केल्विन वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है। केल्विन वाली फ्रीजिंग पॉइंट लोगे तो केल्विन में आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो डिफरेंस होता है ना वो हमेशा केल्विन लो या डिग्री सेल्सियस लो, वो हमेशा कांस्टेंट ही आता है, ठीक है। सो हियर वी आर, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, जो कि मेरा डेल्टा टी एफ मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है ना। और अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वैसे इसका एक और क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और मैं एक काम करती हूँ, मैं वो वाला क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दे देती हूँ, ठीक है ना, जिससे आप लोग उसको प्रैक्टिस करो और उसका आंसर जो है मुझे कमेंट करना, ठीक है। ऐसा ही सिमिलर एनालॉगस क्वेश्चन हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट के केस में कर रखा है, तो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन बनेगा ज़रूर। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे देती हूँ, क्योंकि ट्रस्ट मी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है ना। सो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ। So here is the question. Find the amount of benzene. Find the amount of benzene. ठीक है ना? This is a solvent. Benzene. यहाँ पर ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ. Benzene is the solvent that will separate out. That will separate out. जो कि सेपरेट हो जाएगा इफ सोल्यूशन कंटेन्स, अगर सोल्यूशन के अंदर हमने डाल दिया, इफ सोल्यूशन कंटेन्स, इफ सोल्यूशन कंटेन्स 7.32 grams, 7.32 grams of triphenyl methane, ट्राइफेनल मीथेन, ठीक है। इसका यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट मुझे दिया हुआ है, वैसे मॉलिक्यूलर वेट आपको इसका निकालते आना चाहिए 244, ठीक है। इन 1000 ग्राम, इन 1000 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन का 1000 ग्राम लिया है मैंने, is cooled to a temperature, is cooled to a temperature, is cooled to a temperature 0.2 degrees below the freezing point of benzene, and Kf of benzene is given as 5.12, ठीक है। क्वेश्चन को जस्ट एक्सप्लेन करूंगी। क्वेश्चन ऐसा ही एक एनालॉगस क्वेश्चन हमने बॉइलिंग पॉइंट के केस में भी किया है, और लास्ट वीडियो देखें, लास्ट वीडियो में ही आपको वीडियो नंबर 13 में ही वो क्वेश्चन मिल जाएगा, और उस क्वेश्चन को देखें और उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, आंसर कमेंट करें, अगले वीडियो में इसका आंसर जरूर बताऊंगी, ठीक है। सो फाइंड द अमाउंट ऑफ बेंजीन, बेंजीन एक सॉल्वेंट है, और उस सॉल्वेंट के अंदर मैंने ट्राइफेनल मीथेन, ठीक है, बेंजीन जो है बेटा वो मैंने सॉल्वेंट लिया है, उसके अंदर मैंने ट्राइफेनल मीथेन नाम का एक सॉल्यूट घोला है, जिसका मास मैंने दिया है, और मास तो मैंने आपको बेंजीन का भी दिया है, ठीक है। सॉल्यूट का भी मास है, सॉल्वेंट का भी मास है, मोलालिटी बहुत इजीली निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, देखो कि कितना बेंजीन सेपरेट आउट होगा, सेपरेट आउट होगा यानी क्या, इसका क्या मतलब है,
तो याद करो जरा पिछले वाले वीडियो में, जिन लोगों ने देखा है पिछला वाला वीडियो वो रिलेट कर पाएंगे इसको, कि लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन कराया था कितना पानी वेपराइज हुआ और कितना पानी वेपराइज नहीं हुआ। तो मैंने उसमें जो आपको टेम्परेचर दिया था वो एग्जैक्टली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन नहीं दिया था, ठीक है, मैंने वहां स्पेसिफाई नहीं किया था कि वो पर्टिकुलर टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है। वैसे ही मैंने यहाँ पर देखो क्या बोला है कि द सोल्यूशन इज कूल्ड टू अ टेम्परेचर 0.2 डिग्री बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी 0.2 डिग्री को 0.2 डिग्री से कम मैंने उसको फ्रीज कर दिया। जहां पर बेंजीन पूरा फ्रीज हो जाएगा, बेंजीन पूरा फ्रीज हो जाएगा, उससे 0.2 नीचे ले गई हूं मैं। मैंने ये नहीं कहा है कि ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा है। और जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन होता है उस पर पूरा सॉल्वेंट फ्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इस पर कितना सॉल्वेंट फ्रीज होगा, इस पर कितना सॉल्वेंट फ्रीज होगा, ये निकलेगा उस मोलालिटी के मास ऑफ सॉल्वेंट से। जैसे वहां पर कितना वेपराइज हुआ है वो निकला था उस मोलालिटी के मास ऑफ सॉल्वेंट से, वैसे ही यहाँ पे कितना फ्रीज हुआ वो निकलेगा उस मोलालिटी के मास ऑफ सॉल्वेंट से। फिर उसको टोटल आपको दिया हुआ है 1000 ग्राम, उससे माइनस कर देना। खैर, जो लोगों ने लास्ट वीडियो देखा होगा वो लोग डेफिनेटली इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे। जो लोगों ने नहीं देखा है प्लीज गो एंड वॉच, दिस इज अ वेरी टिपिकल पर्टिकुलर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप अगर करेंगे तो मजा आएगा, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ मैं अपने नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ती हूँ। और मेरा नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो मेरा बचा हुआ है, मैंने सबसे पहले आप लोगों को RLV पढ़ा दिया था एंड राउल्ट्स लॉ भी पढ़ा दिया था उससे रिलेट करके। और फिर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था नेक्स्ट अपना ये वाला, क्या कहते हैं उसको, बॉइलिंग पॉइंट वाला, है ना, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। अब मेरा एक लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बचा हुआ है, यस यस यस। और मैंने आप लोगों को शायद एबनॉर्मल वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ा दी है, यानी मैंने आप लोगों को आई फैक्टर के बारे में भी पढ़ा दिया है, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ मेरा लास्ट और नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, विच इज ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर। इसे मैं यहाँ ले जाती हूँ और इसे मैं बढ़िया डिवाइड करती हूँ, ठीक है। हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे नहीं, इसको हम बढ़िया ऐसे भी अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से डिनोट करेंगे। क्या चीज होती है ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हमें एक फेनोमेना को समझना होगा, और वो फेनोमेना है हमारा ऑस्मोसिस नाम का, ठीक है। ऑस्मोसिस कौन सा फेनोमेना है भाई साहब? ऑस्मोसिस, देखो जरा से लिखते हैं। ऑस्मोसिस को समझना होगा। बेसिकली ऑस्मोसिस एक फिनोमेना है, बहुत ही कॉमनली ऑब्जर्व्ड। आप सभी लोगों ने घर पे देखा होगा ये फिनोमेना को, है ना, बहुत ही कॉमनली ऑब्जर्व्ड फिनोमेना है। देखेंगे क्या चीज होती है इसके अंदर। सभी के घर पे किशमिश होती होगी, ड्राइड ग्रेप्स कहते हैं जिसको, ड्राई फ्रूट है किशमिश, है ना, किशमिश देखी होगी, या आमंड्स देखे होंगे, बादाम देखे होंगे। आप लोग क्या करते हो, आप लोग इन किशमिश को या बादाम को या किसी भी चीज को पानी में डाल दो, ठीक है। किशमिश का एग्जांपल लेते हैं, किशमिश को पानी में डाल दो, कुछ घंटों तक पानी में पड़े रहने दो। कैसे दिखेगा आपको? किशमिश ऐसे फूली हुई दिखेगी, ठीक है। वो क्यों फूली है, वो क्यों फूल गई, पानी क्यों घुस गया उसके अंदर, ठीक है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? दैट इज ऑस्मोसिस, दैट प्रोसेस इज ऑस्मोसिस। पानी में डालकर किसी भी चीज का फूलना इज ऑस्मोसिस। पानी में डालकर किशमिश का फूलना इज ऑस्मोसिस। आप चने, हमारे यहाँ छोले बनते हैं, ठीक है ना, तो हम छोले के चने पानी में भिगो देते हैं, वो भी फूल जाते हैं। कोई भी चीज आप डालोगे पानी में वो फूल जाएगी। क्यों फूल रही है? दिस इज ड्यू टू दिस ऑस्मोसिस। तो क्या चीज होती है बेसिकली ये ऑस्मोसिस, और कब होता है ऑस्मोसिस, कैसे होता है ऑस्मोसिस, अभी देखेंगे, ठीक है ना। तो व्हाट इज ऑस्मोसिस? तो यहाँ पे मैं पहले इसको डिफाइन कर देती हूँ, व्हाट इज ऑस्मोसिस। देखेंगे जरा, द spontaneous flow of solvent molecule, जो spontaneous flow होता है solvent molecule का, ठीक है, जो spontaneous flow होता है solvent molecule का from solvent side to सॉल्यूशन साइड, सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन की तरफ जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो होता है, अपने आप होने वाला फ्लो। हाँ, मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है, स्पॉन्टेनियस फ्लो की बात हो रही है।
the spontaneous flow of solvent molecule. Again I am specifying here, it is the spontaneous flow of solvent molecule. कहाँ से कहाँ हो रहा है? solvent side से solution side की तरफ, ठीक है ना, किसकी मदद से? तो ये हो रहा है एक मेम्ब्रेन की मदद से, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम भी कहते हैं इसको। तो एक मेम्ब्रेन यानी कि एक दीवार होती है, ये सेमी परमिएबल है, देखो इसके नाम से ही समझेंगे इसको। सेमी का मतलब होता है आधा अधूरा, ठीक है ना, परमिएबल का मतलब है परमिशन देती है, और मेम्ब्रेन का मतलब होता है एक दीवार। तो ये एक ऐसी दीवार है जो कि आधी अधूरी परमिशन देती है, किसी किसी को परमिशन देती है, किसी किसी के साथ सौतेला व्यवहार करती है, ठीक है ना, हमारी सरकार की तरह। भाई देख रहे होंगे आप लोग, कुछ लोगों को अभी इंटर स्टेट्स जाने के लिए बढ़िया परमिशन मिलती है, कुछ बेचारे नहीं जा पाते, ठीक है। तो ये वैसे ही हो रहा है यहाँ पर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, कुछ लोगों को परमिशन दे देगी, कुछ लोगों को ई पास दे देगी, और कुछ लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करेगी। तो ऐसी मेम्ब्रेन को कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या है ये चीज यार, एक बार बढ़िया से देखेंगे इसको, अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो यहाँ ध्यान दो, इसके लिए मैं बनाती हूँ यहाँ पर एक इस तरीके का कंटेनर, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर मैं बनाती हूँ एक मेम्ब्रेन, जो कि इस तरीके से मैं इसको दिखाऊंगी, ठीक है। दिस इज द मेम्ब्रेन, और यही है मेरी एसपीएम, जिसको मैं कहूंगी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मैं इसको थोड़ा ऊपर लेके जाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने रख दिया है, यहाँ पर एक साइड पे मैं रखूंगी ब्लू कलर का पानी, दिस इज वाटर, ठीक है, दिस इज सॉल्वेंट। बेसिकली सॉल्वेंट में मैं पानी लेती हूँ, मुझे बड़ा पसंद है, ठीक है। उसके बाद एक साइड पे मैं ले लेती हूँ रेड कलर का सोल्यूशन, ठीक है, दिस इज सोल्यूशन। सोल्यूशन है मतलब ये क्या चीज है भाई? तो यहाँ पे मैंने पानी में कुछ मिला दिया है, मान लो मैंने शक्कर मिला दी है, सो दिस इज माई शुगर सोल्यूशन, शुगर सिरप, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? तो भाई एक कॉमन सी चीज होगी, ये भी प्रेशर बनाएगा, ये भी प्रेशर बनाएगा, ठीक है। अब ये जो प्रेशर बनाएगा वो पीएस होगा, और ये जो प्रेशर बनाएगा वो पी नॉट होगा, ठीक है। इसको मैं पहले तो बंद कर देती हूँ, क्योंकि ये पूरी कहानी तो बंद डब्बे के अंदर होगी। ये देखो मैंने इसे बंद कर दिया, क्लोज कर दिया है पूरा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा वो प्रेशर को गिनने के लिए यहाँ पर एक डिवाइस में लगा दूंगी, ठीक है। सो यहाँ पर जो प्रेशर बनेगा है ना, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल उड़ेगा, और यहाँ पर जो प्रेशर बनेगा उसे मैं पी नॉट कह देती हूँ। यहाँ पर भी ये मॉलिक्यूल उड़ेगा, तो यहाँ पर जो प्रेशर बनेगा, यहाँ पे ये उड़ेगा, यहाँ पर जो प्रेशर बनेगा उसे मैं पी एस कह देती हूँ। एंड वी ऑलवेज नो कि भाई साहब पी नॉट इज ग्रेटर देन पी एस, यानी हमेशा जो सॉल्वेंट के द्वारा बनाया गया प्रेशर होगा वो सॉल्यूशन के द्वारा बनाए गए प्रेशर से ज्यादा होगा, यानी इधर साइड पे ज्यादा दबाव पड़ रहा होगा। अगर मैं इसको जरा इससे अब दिखाऊं, तो यहाँ साइड आपको सॉल्वेंट के ऊपर ज्यादा दबाव पड़ रहा होगा, जबकि यहाँ साइड कैसा पड़ेगा? दबाव कम पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से अगर 100 ATM का दबाव पड़ रहा होगा, तो यहाँ से कुछ 80 ATM का ही दबाव पड़ेगा। तो यहाँ से अगर ज्यादा दबाव पड़ेगा तो क्या होगा? तो ये पानी यहाँ से ज्यादा दबाव बनेगा, और अगर मैंने इस पानी को, ये दीवार मैंने हटा दी, अगर मैंने इस पानी को यहाँ जाने का रास्ता दे दिया, तो पानी क्या करेगा? पानी फटाफट वहां चला जाएगा। तो वही हो रहा है इस मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है ना। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या चीज होती है? तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज अ मेम्ब्रेन, वो एक ऐसी दीवार है विच अलाउज, जो कि अलाउ करती है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को टू पास थ्रू इट, उसके अंदर से पास होने के लिए अलाउ करती है, ठीक है ना। बट वो रेजिस्ट करेगी, बट इट रेजिस्ट द सॉल्यूट मॉलिक्यूल, वो सॉल्यूट के साथ, मैंने कहा था किसी को जाने देगा, किसी को क्या कहते हैं उसको, सौतेला व्यवहार करेगा। तो ये सॉल्वेंट को जाने देता है, और सॉल्वेंट को जाने देगा, और सॉल्यूट के साथ सौतेला व्यवहार करेगा। ऐसी मेम्ब्रेन को कहते हैं
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। सो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर हम नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात करें तो कुछ टिश्यूज होते हैं, जैसे ब्लैडर टिश्यू हो गया, किडनी टिश्यू हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो टिश्यूज एनिमल टिश्यूज होते हैं वो होते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और अगर मैं आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात करूं तो कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2 FeCN6, copper ferrocyanide is a basic example, is a very important also example, नीट के बच्चों के लिए स्पेशली बहुत बार पूछते हैं। तो कॉपर फेरोसाइनाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और दूसरा कौन सा, गॉल ब्लैडर या कोई भी ब्लैडर टिश्यू या कोई भी एनिमल टिश्यू जो होगा वो एग्जाम्पल होगा सेमी परमिएबल नेचुरल वाली मेम्ब्रेन का, ठीक है। सो ये क्या करेगा, ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को रोकेगा, सॉल्वेंट को जाने देगा। तो यहाँ पर देखो मैंने एसपीएम ही लगाई है, ठीक है। एसपीएम क्या करेगा, पानी को जाने देगा और शक्कर को रोक के रखेगा। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से 100 एटीएम का प्रेशर लगे जा रहा है और यहाँ से 80 का ही लग रहा है। तो क्या होगा भाई, अगर यहाँ से यहाँ पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का रास्ता खुला हुआ है तो क्या होगा, यहाँ से ज्यादा प्रेशर लग रहा है, वहां से कम प्रेशर लग रहा है। तो ज्यादा प्रेशर वाली जगह से अपने आप सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल भागेंगे कहाँ, कम प्रेशर वाली जगह पर अपने आप भागेंगे, आपको भगाना नहीं पड़ेगा। और वो अपने आप वाला फ्लो यानी ही तो कहलाता है क्या, स्पॉन्टेनियस फ्लो। देखो जरा डेफिनेशन में लिख रखा है, स्पॉन्टेनियस फ्लो किसका हो रहा था, सॉल्वेंट का हो रहा था। तो सॉल्वेंट ही तो भाग रहा है क्योंकि उसके तरफ प्रेशर ज्यादा है, P0 है, ठीक है ना। तो जो भाग रहा है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड इज नथिंग बट ऑस्मोसिस। तो ये जो प्रोसेस हो रही है इसके यहाँ पर भागने की, उसी प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं बेटा उस प्रोसेस को, ऑस्मोसिस, ठीक है। और ये ऑस्मोसिस क्यों हो रहा है, ये भागना क्यों पड़ रहा है इसको, तो ये इसको सिंपल इसीलिए भागना पड़ रहा है क्योंकि इस साइड ज्यादा प्रेशर लग रहा है और इस साइड कम प्रेशर लग रहा है, P0 ज्यादा है, PS कम है, ठीक है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली क्यों अराइज होगा, ये जो प्रेशर सॉल्वेंट के ऊपर, एक्सेसिव प्रेशर सॉल्वेंट के ऊपर फील हो रहा है, दिस इज नथिंग बट ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो एक्सेसिव प्रेशर सॉल्वेंट की तरफ फील हो रहा है, दिस इज नथिंग बट ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। समझ में आया होगा शायद आप लोगों को, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ज्यादा हो जाएगा। कब ज्यादा होगा, जब P0 का वैल्यू ज्यादा होता जाएगा। वैसे P0 का वैल्यू तो फिक्स होता है, तो मैं ऐसा कहूंगी कि PS का वैल्यू अगर कम होता जाएगा, देखो P0 तो फिक्स है, ठीक है, PS को मैं कम कर सकती हूँ। PS को मैं कैसे कम कर सकती हूँ बेटा, तो मैं जितनी शक्कर डालूंगी उतना पानी उड़ेगा नहीं, उतना वो पानी को उड़ने नहीं देगी। सो PS क्या होता चला जाएगा, कम। सो अभी मान लो P0 100 है, PS 80 है, ठीक है। सो मैं जितनी शक्कर बढ़ाई, मैंने शक्कर और डाल दी, 2 चम्मच शक्कर और डाल दिया तो वो 80 से 70 हो गया, और 2 डाल दिया तो 60 हो गया, और 2 डाल दिया तो 50 हो गया। तो ये जो डिफरेंस है P0 और PS का, ये बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे डिफरेंस बढ़ता जाएगा बच्चों, वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को यहाँ से वहां की तरफ जाना पड़ेगा। यानी जैसे जैसे आपका डेल्टा P बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता जाएगा। और डेल्टा P क्या है, तो डेल्टा P P0 माइनस PS है, ठीक है ना। तो सिंपल मैं ऐसा कह सकती हूँ कि पाई इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। जितना डेल्टा P बढ़ेगा उतना ही पाई बढ़ेगा। यहाँ पर शायद समझ में आया होगा। अच्छा, क्या हो अगर मैं जितना ज्यादा प्रेशर, मान लो यहाँ से मेरे पास 100 का प्रेशर लग रहा था, 100 ATM का प्रेशर लग रहा था, यहाँ से मेरे पास 80 ATM का प्रेशर लग रहा था। दिस वॉज द रीजन कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ से भागकर यहाँ की तरफ जा रहा था, ठीक है। क्या हो अगर मैं बाहर से एक्स्ट्रा प्रेशर 20 ATM का लगा दूं, तो अगर मैंने बाहर से एक्स्ट्रा प्रेशर 20 ATM का लगा दिया तो यहाँ भी 100, यहाँ पे भी 100। तो जब दोनों तरफ सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्ट होगा तब क्या हो जाएगा, तब क्या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को यहाँ से यहाँ जाने की जरूरत पड़ेगी, कतई नहीं पड़ेगी। तो ऑस्मोसिस रुक जाएगा, ठीक है। तो मैं ऑस्मोसिस को या मैं ऑस्मोटिक प्रेशर को ऐसे भी डिफाइन कर सकती हूँ कि द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रेशर, वो एक्स्ट्रा प्रेशर which must be applied to which side,
solution side, which must be applied to solution side to stop the flow of solvent, यानी solvent के उधर साइड जाने को रोकने के लिए यहाँ जो एक्स्ट्रा प्रेशर मेरे को लगाना पड़ेगा वो प्रेशर भी मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, सो ऑस्मोटिक प्रेशर को मैं यहाँ पे फिर से डिफाइन कर लेती हूँ, देखेंगे इसको यहाँ ले जाती हूँ थोड़ा, फिर से इसे डिवाइड करें। ठीक है, सो osmotic pressure can be defined as the excessive pressure which must be applied to the solution side to stop the spontaneous flow of solvent molecule from solvent side to solution side। सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट के फ्लो को रोकने के लिए सॉल्यूशन की तरफ जो एक्सेसिव प्रेशर लगाया जाना चाहिए एक्चुअली वही होता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अब भाई ऑस्मोटिक प्रेशर कब ज्यादा होगा, तो अभी बताया था डेल्टा पी से प्रोपोर्शनल होता है, पी नॉट का वैल्यू फिक्स है, पीएस कम 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 कर सकते हो, पीएस जितना कम हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो उतनी ही ज्यादा वैल्यू का होगा। ठीक है, सो पीएस कब कम हो रहा था मेरा, जैसे जैसे मैं शक्कर डाल रही थी वैसे वैसे पीएस कम हो रहा था। तो कुछ लॉज बनाए गए हैं, एक फॉर्मूला बनाया गया है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है उसको वेंट हॉफ फॉर्मूला भी कहते हैं, वेंट हॉफ फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है ना, आप अगर कोई टेक्स्ट पढ़ेंगे, कोई टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो ये वेंट हॉफ फॉर्मूला आपको प्रॉपर डेरिवेशन के साथ मिलेगा। वैसे मैं भी डेरिवेशन यहाँ पे करा ही रही हूँ कि भाई ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है पाई वो प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन के। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के, मतलब आप जितनी शक्कर डालोगे पीएस उतना ही कम 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 होता जाएगा। पीएस कम हो जाएगा, डिफरेंस इन प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, डिफरेंस इन प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, आपको उधर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होगी। तो ये एक रिलेशन मेरे पास निकल के आ सकता है कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, दूसरी चीज टेम्परेचर से भी ये प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर से भी प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि ये प्रेशर है, प्रेशर आप सभी जानते हैं कि प्रेशर टेम्परेचर से भी प्रोपोर्शनल होता है। सो इन दोनों रिलेशंस को लेकर के मैं एक फाइनल रिलेशन यहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकती हूँ कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए मैं कांस्टेंट पुट करूंगी तो सी एस टी मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, जहाँ पे एस जो होगा उसको कहते हैं सोल्यूशन कांस्टेंट, याद करो। ऐसा ही कांस्टेंट हमने गैस के लिए भी डिफाइन कर रखा था, आर, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और इत्तेफाक से जो सोल्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू है वो आर की तरह ही मिलती है हमको, जिसको मैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहती हूँ। ठीक है, सो एस को आर की जगह पे पुट करूंगी तो पाई इक्वल टू सी आर टी, ये जो है मुझे एक इक्वेशन मिल गया है। यहाँ पर C जो है मेरा होता है मोल बाय वॉल्यूम। ठीक है ना, C जो है मोल बाय वॉल्यूम होता है। अगर इस चीज को मैं यहाँ पुट कर दूं तो पाई इक्वल टू एन बाय वी, आर टी वी को इधर ले जाऊं तो पाई वी इक्वल टू एन आर टी। इट सीम्स सिमिलर टू PV equal to nRT, but PV equal to nRT is applied for gases only, and pi V equal to nRT is for solutions. ठीक है, pi here is osmotic pressure, V is volume, mole of solute, R constant का value है वही 0.1 by 12/25/3। ठीक है, and T is the temperature in Kelvin scale. So यहाँ पर हम लोगों का जो फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, that is pi V equal to nRT। अब यहाँ पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसमें हम आई फैक्टर को अगर मैं जोड़ लूँ तो आई फैक्टर मुझे क्योंकि जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर लगाकर ही हम कोई भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर सकते हैं।
सो अगर आपको याद हो कि भाई आई फैक्टर मेरा क्या होता है, तो आई फैक्टर होता है बेटा पाई थ्योरेटिकल बाय एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरिमेंटल बाय थ्योरेटिकल, एक्सपेरिमेंटल बाय थ्योरेटिकल, ठीक है। सो पाई एक्सपेरिमेंटल बाय पाई थ्योरेटिकल होता है। सो देयरफॉर मेरा जो पाई एक्सपेरिमेंटल है दिस कम्स आउट टू बी आई इनटू पाई थ्योरेटिकल। सो पाई एक्सपेरिमेंटल कम्स आउट टू बी आई इनटू पाई थ्योरेटिकल, अब भी निकाला था CRT। सो पाई एक्सपेरिमेंटल कम्स आउट टू बी आई CRT, ठीक है। सो हियर इज द फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच इज फॉर कैलकुलेटिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात हो गई। यहाँ पे एक चीज छोटी सी बताना मैं तभी भूल गई, विच इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना। रिवर्स ऑस्मोसिस बहुत छोटी सी चीज है, बहुत ही छोटी सी कॉमन सेंस वाली चीज है ये। मुझे एक बात बताओ कि वापस जाते हैं जरा हमारे उस डायग्राम पे, यहाँ पे आते हैं वापस, ठीक है भाई। यहाँ पर मेरे पास 80 ATM 100 ATM का प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे मेरे पास 80 ATM का प्रेशर लग रहा है। अगर 20 ATM लगाऊंगी तो 100-100 बैलेंस हो जाएगा, पानी रुक जाएगा, पानी फ्लो नहीं होगा, किशमिश फूलना बंद हो जाएगी, ठीक है। व्हाट इफ क्या हो, किशमिश फूलना बंद हो जाएगी, मतलब यहाँ पे किशमिश नहीं है, कुल मिला के नेट फ्लो ऑफ वाटर जो है वो रुक जाएगा। क्या हो अगर मैं यहाँ पे और 80 ATM लगा दूं, पहले 80 था और 80 लगा दिया, तो अब टोटल यहाँ पे 160 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 100। अब यहाँ ज्यादा प्रेशर लग रहा है और यहाँ कम प्रेशर लग रहा है, अब क्या होगा, अब पानी उल्टा भागेगा, गंगा उल्टी बहेगी, पानी यहाँ से यहाँ भागेगा, समझ में आएगा। तो अब ये जो पानी उल्टा भाग रहा है दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, उल्टा ऑस्मोसिस। तो क्या होगा, यहाँ पे शक्कर शक्कर, अब शक्कर तो जा नहीं सकती, शक्कर शक्कर अकेले रह जाएगी, पानी पानी भाग जाएगा। तो यहाँ पर फिर मुझे क्रिस्टल ऑफ शुगर्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर सॉल्ट डाला होगा, सॉल्टी वाटर होगा यहाँ पे, और यहाँ पे नॉर्मल वाटर होगा, यहाँ पे एक्सेस ऑफ प्रेशर लगा देती हूँ मैं, यहाँ पे प्रेशर कम कर देती हूँ, तो यहाँ से पानी सारा भाग के उधर निकल जाएगा और यहाँ पे नमक नमक रह जाएगा। ये वाला प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। यूज किया जाता है सी वाटर से सॉल्ट को निकालने के लिए, क्रिस्टलाइज करने के लिए, ठीक है ना। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या करेंगे हम, सोल्यूशन साइड पे एक्स्ट्रा प्रेशर लगा देंगे ताकि सॉल्वेंट पूरा का पूरा सॉल्वेंट के साइड भाग जाए और सिर्फ हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूट बच जाए, क्योंकि SPM यानी हमारे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ने क्या किया है उसके साथ उसने सौतेला व्यवहार किया है, ठीक है ना, उसको जाने नहीं दिया है। सो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या चीज है भाई, इट इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, कहां से कहां, अब की बार फ्रॉम सॉल्यूशन साइड टू सॉल्वेंट साइड, ठीक है, सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट साइड की तरफ, बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सेसिव प्रेशर, ऑफ एक्सेस of pressure to solution side। solution side पे मैंने excessive pressure लगा दिया, इसीलिए सॉल्वेंट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ भागेगा, ठीक है। प्रोसेस यूज किया जाता है कहाँ पर, नमक एक्सट्रैक्ट करने के लिए सी वाटर से, ठीक है। कुछ टेक्स्ट बुक्स में मिल जाएगा आपको ये। और फिर अब बढ़ते हैं आगे हमारे पाई इक्वल टू ICRT के ऊपर। मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराना चाहूंगी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस, ठीक है। So let's start with questions. Okay. Very basic question. Calculate the osmotic pressure in ATM of 0.1 molar यूरिया solution मुझे दिया हुआ है at 300 Kelvin। very easy, come on, make it fast। एक और क्वेश्चन लिखती हूँ, तब तक आप लोग इसे अटेम्प्ट करें, फिर मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2, if 10 ग्राम of an unknown solute
which is I factor is given as 1, यानी कि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, is dissolved to make 500 ml solution, 500 ml solution, then osmotic pressure is 1.23 atm at 300 Kelvin, maybe at 300 Kelvin. Find the molecular weight of substance. Substance का molecular weight बताएं. So I hope आप लोगों ने फर्स्ट वाला सॉल्व कर लिया होगा. जो लोगों ने फर्स्ट वाला सॉल्व कर लिया है वो सेकंड वाला सॉल्व करें. जिनको नहीं आया है तो मैं फटाफट बता देती हूँ. ठीक है, बहुत ही सिंपल. पाई इक्वल टू CRT लगेगा क्योंकि यूरिया है, तो अगर मैं आई फैक्टर भी लेती हूँ तो यूरिया के केस में आई फैक्टर तो 1 हो जाएगा. ठीक है, सी आपको डायरेक्ट दिया हुआ है. इससे और इजी क्वेश्चन आपको क्या देंगे, तो पाई इक्वल टू 1, सी आपको 0.1 दिया है, ATM में निकालना है, इसीलिए 1/12 ले लो. 300 तो 12 को इसको 25 से कट जाएगा, सीधा सीधा 2.5 ATM आंसर आ जाएगा. दिस इज सो सिंपल, सो बेसिक क्वेश्चन. सो अभी आगे बढ़ेंगे, इस वाले के बारे में बात करते हैं. 10 ग्राम दिया है, अननोन सॉल्यूट दिया है, मॉलिक्यूलर वेट पता नहीं है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ये पता है क्योंकि आई फैक्टर 1 दिया है. ठीक है, सो अब बात करते हैं, फिर से वही लगाते हैं. पाई इक्वल टू CRT, ICRT लगा दो. पाई का वैल्यू दिया है 1.23, आई फैक्टर 1. सी को ले लो 10 मास अपॉन GMM. ठीक है, मास बाय GMM यानी कि हो गया मोल, और नीचे लेना पड़ेगा मुझे वॉल्यूम, और वॉल्यूम मुझे लेना पड़ेगा लीटर में, तभी तो सी आएगा. फिर आर मेरे को लेना पड़ेगा 1/12 क्योंकि ATM में दिया है. टेम्परेचर मेरा फेवरेट 300 केल्विन. सही है, 1.23 इक्वल टू ये हो गया 10 अपॉन GMM. वॉल्यूम मेरे को दिया हुआ है, लीटर में लेना है, सो 0.5 यानी 1/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर. ठीक है, अब नेक्स्ट 1/12 है, 1/12 और ये 300 मस्त, मेरे को बहुत पसंद है इसको 25 से काटना. काट दिया तो GMM आ जाएगा इधर पे 2 10 20 मल्टीप्लाई बाई 25 अपॉन 1.23. सो इसमें जो GMM का वैल्यू आता है अप्रॉक्सीमेटली 400, मेरे पास देते हैं ये आंसर, अप्रॉक्सीमेटली 400 के आसपास आता है. अप्रॉक्सीमेटली 400 के आसपास आ जाएगा. आई होप आप लोगों का भी आया होगा. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिक्स्ड सॉल्यूट्स के ऊपर है. अब तक जो दोनों क्वेश्चन करवाए उसमें एक एक ही सॉल्यूट दिया हुआ था. अब जो क्वेश्चन दूंगी उसमें सॉल्यूट तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं. अब तक भी मैंने नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ही लिए हैं, आई फैक्टर 1 ही ले रही हूँ मैंने अब तक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट नहीं लिए. ये वाला एक क्वेश्चन करवाऊंगी, इसमें भी सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है पर एक से ज़्यादा सॉल्यूट्स हैं. तो अगर मैंने एक से ज़्यादा सॉल्यूट डाल दिए फिर हम ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे ये चीज़ बताऊंगी. उसके बाद एक क्वेश्चन करवाऊंगी जिसमें अगर मैंने एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डाले तो हम क्या करेंगे. उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन करवाऊंगी जिसमें अगर हमने एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डाले और अगर कोई प्रेसिपिटेट हो गया तो हम क्या करेंगे. ठीक है ना, तो इस तरीके से 3 डिफरेंट केसेस में 3 लास्ट क्वेश्चंस फिर इस वीडियो को करेंगे हम एंड. ठीक है, सो देखेंगे यहाँ पे If 6 ग्राम यूरिया, 6 ग्राम यूरिया, 18 ग्राम ग्लूकोज and 34.2 ग्राम सुक्रोज आर डिसॉल्व्ड. तीनों को मिलाकर के बोल दिया है टू मेक
500 ml of solution, then calculate osmotic pressure at 300 Kelvin. देखो एक चीज समझ लो, इसको मैं यहाँ ले आती हूँ क्योंकि वो वाला क्वेश्चन आई होप आप लोगों का हो गया हो। एक चीज समझ लो कि जब भी हमें एक से ज्यादा सॉल्यूट्स देते हैं, ठीक है, तो फाइनल यानी जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है फाइनल तीनों के कारण, वो तीनों सॉल्यूट्स के कारण आने वाले ऑस्मोटिक प्रेशर्स का सम होता है। यानी मैं सीधा सीधा ऐसा लिख सकती हूँ कि जो पाई ऑफ सोल्यूशन होगा वो एक्चुअली जो यूरिया के कारण आया हुआ होगा वो, ग्लूकोज के कारण आया हुआ होगा वो, और सुक्रोज के कारण आया हुआ होगा वो, तीनों का सम होगा। हमेशा याद रखना, इससे एक फॉर्मूला बता देती हूँ, पाई फाइनल इज ऑलवेज पाई 1 प्लस पाई 2 प्लस पाई 3, वट एवर इज द कंडीशन, whatever is the solute, it may be electrolyte or non electrolyte or whatever। हाँ, अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो कहानी बदल जाएगी। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बताऊंगी, बने रहे लास्ट तक, ठीक है। सो फिर से आगे बढ़ेंगे। कितना सारा सो बोल दिया मैंने, गिन जरूर लेना कितने बार सो बोला है आज की वीडियो में, तो सो मत जाओ मगर, है ना। कहाँ था मैं, हाँ, 6 ग्राम यूरिया है, कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो। 18 ग्राम ग्लूकोज है, फिर कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो। फिर 34.5 ग्राम सुक्रोज है, फिर कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो। तो फिर करते हैं इसको कैलकुलेट। तो पाई 1 निकाल लूँ मैं इसका, या C1 निकाल लो, सिंपल। आप टोटल मोल भी निकाल सकते हो और फिर वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। इसमें क्योंकि मेरे पास कोई आई फैक्टर का झंझट नहीं है, तो मैं एक काम करती हूँ, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन निकालती हूँ। उसके लिए मैं पहले मोल ऑफ यूरिया निकाल लेती हूँ, या पहले तीनों का मोल तो निकाल ही लेती हूँ। तो मोल ऑफ यूरिया आ जाएगा 6/60, उसका GMM होता है, यानी 1/10। वैसे ही मैं मोल ऑफ ग्लूकोज निकाल सकती हूँ, जो कि आएगा 18/180, यानी अगेन 1/10। हाँ बिल्कुल। और फिर मेरे को मोल ऑफ सुक्रोज भी मिल जाएगा, जो कि आएगा 34.2 डिवाइडेड बाई 342, जो कि अगेन आएगा 1/10, ठीक है। अब तीनों के मोल मिल गए और तीनों का आई फैक्टर सेम है, तो मैं कॉन्सेंट्रेशन यानी फाइनल मोलारिटी निकाल लेती हूँ, और वो मेरी आ जाएगी फाइनल मोल बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम तो देखो तीनों के लिए सेम ही है, 500 ml ही रहेगा, यानी आधा लीटर ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1, 1/10 को 0.1 लिख रही हूँ, डिवाइड बाय 0.5। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.3/0.5। तो m फाइनल आ जाएगा तुम्हारा 3/5 सिंपली, ठीक है। एंड पाई फाइनल क्या आ जाएगा, तो भाई m फाइनल या c फाइनल जो भी बोल दो, RT, क्योंकि आई फैक्टर तो 1 है। तो फाइनल इक्वल टू 3/5, r विल बी इक्वल टू 1/12। दिस विल कम आउट टू बी 300, मस्त 12 को 25 से 300 से काट दो, 5 से काट दो, 5 3 15 ATM, दिख नहीं रहा होगा शायद, 15 ATM। बहुत ही प्यार से पाई फाइनल मिल चुका है मेरे को। ये वो केस था जहां मेरे तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स, जहां मेरे तीनों सॉल्यूट्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं, ठीक है। अगर मेरे तीनों सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं तो मेरे को आई फैक्टर का कोई झंझट नहीं है, मैं सिंपल m फाइनल निकाल लूंगी, है ना। अगर आई फैक्टर अलग अलग है तब मुझे अलग अलग केस लेना पड़ेगा, तब फिर मैं ये वाले फॉर्मूले को ले सकती हूँ। अभी भी अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लूंगी तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो बढ़ती हूँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। which is electrolyte वाला कोई एक बढ़िया क्वेश्चन है मेरे पास। Wait, I'll show you. I'll tell you the question and then I'll tell you the answer also. Okay. Yeah. So here is the question. लिखेंगे फटाफट। कैलकुलेट पाई ऑफ अ सोल्यूशन, एक सोल्यूशन का पाई कैलकुलेट करो, हैविंग, जिसके अंदर है 0.1 मोलर NaCl, NaCl है 0.1 मोलर, ठीक है। 0.2
molar Na2SO4. This is Na2SO4. Then 0.5 molar HA, which is a weak acid. Weak acid, which is 20% dissociated. At 300 केल्विन. थोड़ा ब्लर हो रहा हो मे बी वीडियो, हमारा बेचारा छोटा सा कैमरा मैन है ना, परेशान हो रहा है, सो थोड़ा ब्लर हो रहा हो, सो डोंट माइंड. फटाफट इसे आप सॉल्व कर सकते हैं. 3 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं मेरे पास, 3 सॉल्यूट्स हैं बेसिकली, और इत्तेफाक से तीनों इलेक्ट्रोलाइट हैं. NaCl सॉल्ट है, ठीक है, आई फैक्टर निकाल सकते हो, 2 आएगा शायद. Na2SO4 अगेन इट इज अ सॉल्ट, फिर से आई फैक्टर 3 आएगा, है ना. आप डिसोसिएट करोगे, सॉल्ट है, अल्फा 100% रखोगे तो आ जाएगा. HA जो है वीक एसिड है, इसके पास भी आपको 20% एसोसिएशन दिया है. आई फैक्टर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और इसके लिए आपको लिखनी पड़ेगी मेरी नॉर्मल कोरिलेटिव प्रॉपर्टी यानी वेंट ऑफ फैक्टर वाली वीडियो. कौन से नंबर की है मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, बट मैंने पूरा प्लेलिस्ट आप लोगों को अवेलेबल करवाया है. इसमें आप जब तक पूरे चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ नहीं आएगा. सो गो थ्रू दैट वीडियो, और उसमें आपको पता चलेगा हाउ टू कैलकुलेट दी आई फैक्टर, ठीक है. तो अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ, फटाफट देखेंगे. हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम पाई फाइनल निकालते हैं तो पाई फाइनल क्या होता है. पाई फाइनल हमेशा होता है पाई 1 प्लस पाई 2 प्लस पाई 3, ठीक है. सो पाई 1 को मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, अलग अलग आई फैक्टर है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ I1C1 RT. ये देखो टी सभी के लिए सेम है, ठीक है. पाई 2 को मैं लिख सकती हूँ I2C2 RT, और पाई 3 को मैं लिख सकती हूँ I3C3 RT. अगर मैं इन सब में से बेचारे गरीब आरटी को कॉमन निकाल लूँ, जो कि मैं थोड़ा यहाँ भी लिख सकती हूँ, है ना. आरटी को अगर कॉमन निकाल लूँ तो सिंपल एक फॉर्मूला I1C1 प्लस I2C2 प्लस I3C3 इस तरह के एक फॉर्मूला जो कि पाई फाइनल का मेरे पास जो है वो आ जाएगा, ठीक है ना. अब बात ये आती है कि C1 C2 C3 तो मेरे पास अवेलेबल है, व्हाट अबाउट आई फैक्टर्स. सो लेट्स कैलकुलेट द आई फैक्टर्स. NaCl के बारे में बात करेंगे, तोड़े इसको तो बनेगा Na प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है. अल्फा जो है 100% है, आप फॉर्मूला डाल दें I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1. n क्या है तो 1 प्लस 1 2 है, तो 2 माइनस 1 विल बी 1. तो आई फैक्टर विल कम आउट टू बी 1 प्लस 1 दैट इज 2. आई फैक्टर ऑफ NaCl विल कम आउट टू बी 2, ठीक है. सिमिलरली आई फैक्टर ऑफ Na2SO4 अगर आप निकालेंगे, सो 2Na प्लस प्लस सल्फेट अगर आप लगाओगे, आई फैक्टर फॉर्मूले में डालो, अल्फा विल बी योर 100%, सो आई फैक्टर विल कम आउट टू बी 3, बड़े प्यार से, ठीक है. HA वीक एसिड है, इसको तोड़ो, इट विल गिव यू H प्लस, क्योंकि वो एसिड है, प्लस A माइनस. अल्फा इज 20% दैट इज 0.2, सो 1 प्लस अल्फा, sorry, I factor is 1 plus alpha that is 0.2 into n minus 1. n is 1 plus 1, 2 minus 1 will be 1. So 1 plus 0.2 will be 1.2 I factor for HA. तीनों के आई फैक्टर मुझे मिल चुके हैं. अब क्या भाई, फॉर्मूला लगाओ, मजे करो. देखो बताती हूँ अब क्या. सीधा सीधा पाई का वैल्यू निकाल लेंगे. पाई फाइनल इक्वल टू I1C1 था, I1 कितना 2, C1 मतलब NaCl का C जो कि मुझे दिया था 0.1, ठीक है. सो 0.1 प्लस I2 इसका कितना 3, C2 Na2SO4 का मुझे 0.2 दिया है, सो इट्स 0.2 प्लस I3 इज 1.2. थोड़ा इसको नीचे ले आती हूँ. I3 इज 1.2 एंड व्हाट अबाउट C3, तो C3 is 0.5. So this is my I1C1 plus I1C1 I2C2 I3C3. RT की बात करूँ, टेम्परेचर शायद मेरा फेवरेट दिया है. अरे भाई कहाँ जा रहा है. टेम्परेचर मेरा फेवरेट दिया है 312 और 300, वही 25 से काट दो, ठीक है. सो बढ़िया, ये हो जाएगा 1/12 इंटू 300, ठीक है ना. तो
पाई फाइनल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं यहाँ से। पाई फाइनल देखो क्या आने वाला है, 2 × 0.1 विल बी 0.2 प्लस दिस विल बी 0.6 प्लस दिस विल बी 0.6 अगेन, एंड ये हो जाएगा तुम्हारा 25, ठीक है। 0.2 प्लस 0.6 कम आउट टू बी 0.8, 0.8 और 25 कम आउट टू बी व्हाट 0.8, 0.8 और 0.6 कम आउट टू बी 1.4 मल्टीप्लाई बाई 25, बढ़िया से मल्टीप्लाई करेंगे 14 से 5000 20 8 10 1 5 2 0 5 3, ओके कितना आया 35 आ रहा है यार बाय फाइनल 35 ATM आ गया। So, फिर से एक और सूत्र, हाँ तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो इसको छोटा करती हूँ ताकि तुम्हें दिख जाए, है ना। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर फाइनल वाला उस सॉल्यूट के लिए या उन मल्टीपल सॉल्यूट्स के लिए जो अंदर जाके अलग अलग तरीके से डिसोसिएट होंगे। कुल मिला के जब भी पाई फाइनल निकालना हो तो सभी के ऑस्मोटिक प्रेशर्स आप अलग अलग कैलकुलेट करें और फिर आप उन्हें ऐड कर दें, ठीक है। अलग अलग मैंने आई फैक्टर निकाले, फिर मैंने कॉन्सेंट्रेशंस निकाले, मतलब कॉन्सेंट्रेशंस तो यही थे खैर, फिर मैंने उसको RT से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और मुझे मिल गया मेरा पाई फाइनल, ठीक है। तो अब ऑलरेडी यहाँ पर मुझे आपको एक केस और करवाना था, बट शायद वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो गया है। कितने मिनट का वीडियो हो गया है? ओके, काफ़ी बड़ा हो गया वीडियो। सो मैं वो वाला एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो कि मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगी, और कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे हेनरी लॉ एक बचा हुआ है इसमें, तो हेनरी लॉ बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो तब तक के लिए गुड बाय, दिस इज ट्विंकल सोनी साइनिंग आउट। सो